नमस्कार। अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। पिछले 2 दशकों से इस बात पर गंभीर चर्चा की जा रही है कि अनुवाद अध्ययन जिस तेज़ी से और जिस प्रासंगिकता से अपनी जड़ें फैला रहा है, उससे क्या इसको एक अलग से संकाय या अध्ययन के क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। उच्च ज्ञान आयोग और उसके बाद राष्ट्रीय अनुवाद मिशन और दूसरे ऐसे अनेक संस्थाओं के जो रिकमेंडेशंस थे, उनके आलोक में यह पाया गया कि निश्चित रूप से आज हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अनुवाद को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकृत कर अध्ययन का विषय बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भी वर्ष 2007 से ही इस बात पर गंभीर चर्चा की गई और यह पाया गया कि विश्वविद्यालय की जिस तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है, उसके मद्देनज़र निश्चित रूप से अनुवाद को एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में स्वीकार किया जाना चाहिए और अनुवाद अध्ययन के रूप में एक विद्यापीठ की स्वतंत्र रूप से स्थापना की जानी चाहिए। 2009 से ही इस बात पर फिर से गौर किया गया कि तत्काल किस तरह से विद्यापीठ को सक्रिय रूप में संचालित किया जाए। उसके लिए संकाय सदस्यों की भर्ती की गई और बहुत सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। कार्यक्रमों की रूपरेखा में यह पाया गया कि यदि विद्यापीठ को सही मायने में आगे बढ़ना है तो उसे अपने पहले से ही संचालित कार्यक्रमों के साथ साथ एक ऐसा कार्यक्रम जो कि स्नातकोत्तर स्तर का हो, उसे विकसित कर अपने शिक्षार्थियों के लिए, अपने उन तमाम लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए जो कि देश भर में फैले हैं और अनुवाद के रूप में विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विद्यापीठ जो कि अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ का उद्देश्य था कि विद्यापीठ के रूप में अपने स्नातकोत्तर कार्यक्रम को वो विकसित करे और उसे अपने शिक्षार्थियों तक पहुंचाए। इस दिशा में विद्यापीठ ने अपने प्रयास से इस कार्यक्रम को तैयार कर लिया है और अब यह कार्यक्रम जिसे हम MATS मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, वो शिक्षार्थियों के लिए प्रदान करने हेतु बिल्कुल तैयार है। आज हम इस कार्यक्रम के पीछे क्या संकल्पना थी और इस कार्यक्रम की महत्ता क्या होगी और किस तरह से इससे वे हज़ारों शिक्षार्थी या दूसरे जो ऐसे व्यक्ति लाभान्वित होंगे जो विभिन्न विषय क्षेत्रों में कार्यरत हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अनुवाद का क्षेत्र हो, सरकारी प्रशासकीय अनुवाद का क्षेत्र हो, कार्यालय अनुवाद हो, साहित्य अनुवाद हो या दूसरे ऐसे अनंत क्षेत्र हैं जहां अनुवाद किसी न किसी रूप में किया जाता है। बहरहाल आज इस कार्यक्रम की और अधिक गहन रूप में रूपरेखा और उसके विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में आमंत्रित हैं प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी। प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह, अनुवाद चिंतक के रूप में आप न केवल अनुवादक ही हैं सक्रिय रूप से, बल्कि अनुवाद के अध्यापक भी हैं और मूलतः आप तुलनात्मक साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर हैं। आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। मेरे साथ डॉक्टर ज्योति चावला हैं जो कि अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ में संकाय सदस्य हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अवधेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि अनुवाद को लेकर के आज जिस तरह की गंभीर चर्चाएं हैं, क्या अनुवाद की जो प्रासंगिकता है वो समसामयिक ही है या पहले ऐतिहासिक रूप से भी अनुवाद एक मुख्य विषय के रूप में अध्ययन का विषय रहा है? धन्यवाद शर्मा जी। आपका जो एक विस्तृत परिचय अनुवाद अध्ययन का दिया आपने, उसके पीछे 2 चीज़ें साफ से हमारे सामने उभरती हैं। एक तो ये कि 21वीं सदी को अगर हम अनुवाद की सदी कहें जी, तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कारण यह है कि 21वीं सदी को ज्ञान की सदी तो कहा जाता है, लेकिन ये ज्ञान लगभग 7000 भाषाओं में विकसित हो रहा है या उनमें पैदा हो रहा है या सृजित किया जा रहा है। ये ज्ञान केवल एक विषय से संबंधित नहीं है, ये ज्ञान केवल साहित्य से संबंधित नहीं है, बल्कि जितनी भी ज्ञान की विधाएं या क्षेत्र उन सब में सृजित हो रहा है।
चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य का हो, प्रशासन जी, कामकाज हो, वित्त क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इसका है। अब जब 7000 भाषाओं में ज्ञान का विकास हो रहा है और ज्ञान का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, और एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं रेमंड कुर्ज़वेल, उन्होंने कहा था कि 2011 में जो शोध या ज्ञान एक वर्ष में हो रहा है वो 1911 में 100 वर्षों की तुलना में ज़्यादा है। तो अब सबसे बड़ा संकट ये है, या सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 7000 भाषाओं में जब सदियां एक एक साल में सिकुड़ रही हैं, तो उन्हें हम लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, या लोग उन्हें पाएंगे कैसे? बिना अनुवाद के बिल्कुल ये संभव नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आज भगवान कृष्ण की गीता दोबारा लिखते तो शायद थोड़ा उपसर्ग बदलते। उन्होंने कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कि इस विश्व में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। शायद वो आज ये कहते, नहीं अनुवादेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस विश्व में ज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने कही थी कि पहले कैसे परसेप्शंस रहे हैं, पश्चिम का परसेप्शन 1960 के दशक से पहले थोड़ा नेगेटिव था, नकारात्मक था। भारत में अनुवाद के प्रति कोई प्रेजुडिस नहीं रही, लेकिन जब उपनिवेश काल में अंग्रेजी शिक्षा आई, उसके साथ साथ उनकी प्रेजुडिसेस भी आई जी, तो उससे थोड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन 80 के दशक तक आते आते पश्चिम ने महसूस किया कि अनुवाद के द्वारा ही हम विश्व ज्ञान के समाज का निर्माण कर सकते हैं। और इसलिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक डिसिप्लिन की तरह, एक संकाय की तरह अनुवाद 1979 तक पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। जी प्रोफेसर सिंह, आपने दो चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण बताई। पहली तो ये कि विश्व में आपने कहा कि लगभग 7000 भाषाओं में ज्ञान का सृजन हो रहा है, और इससे भी बड़े महत्व की बात ये भी है कि अकेले भारत में ही ऐसा माना जाता है कि लगभग 1660 भाषाएं जी आज भी किसी न किसी रूप में प्रयोग में हैं। तो जाहिर है कि जब इतनी बड़ी संख्या में भाषाएं सौभाग्य से जीवित हैं और उनमें जितना ज्ञान सृजित किया जा रहा है, उसकी तत्काल एक भाषा का जो ज्ञान है उसकी सभी भाषाओं में ज्ञान को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूँगा, जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर जब हम एक विषय, एक अध्ययन के विषय के रूप में हम उसको लेना चाहते हैं तो उसकी भूमिका कैसे बदल जाती है। ख़ास तौर पर अगर हम नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की बात करें, या सर ने जैसे अभी बताया प्रोफेसर सिंह ने कि अनुवाद केवल एक ही पक्ष तक सीमित नहीं है, वो साहित्य तक सीमित नहीं है, वो केवल प्रशासन के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जीवन का कोई भी पहलू हो उसमें अनुवाद किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। तो एक अलग से अध्ययन के विषय के रूप में इसकी उपयोगिता क्या है? जैसा कि आपने खुद कहा कि अनुवाद आज से नई सदियों से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन रहा है, या कहा जाए कि एक बहुत महत्वपूर्ण विधा रहा है। और आज जितना भी साहित्य, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, अगर हम जानते हैं या उन्हें पढ़ पाते हैं तो उसका एकमात्र माध्यम शायद अनुवाद ही है। लेकिन जहाँ तक अध्ययन की बात है, अगर मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे अगर आप क्लासरूम में, कक्षा में अगर आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं अनुवाद अध्ययन विषय, और एक अनुवादक, दोनों की भूमिका में क्या अंतर है। एक अनुवादक बहुत अच्छे अनुवादक हो सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी रचना का अच्छे से अच्छा अनुवाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वे एक अच्छे टीचर, एक अच्छे व्याख्याता भी हों अनुवाद के। तो ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक विषय या अध्ययन की बात है, वो एक पूरा डिस्कोर्स है, एक पूरा हम उसकी पूरी स्ट्रैटेजीज़ की, ट्रांसलेशन अनुवाद किस तरह से हो, किस तरह से होता रहा है, उसके पीछे क्या तकनीक रही है, उसके पीछे क्या राजनीति रही है, सभी एंगल से, हम सभी दृष्टिकोणों से एक अध्ययन में विचार करते हैं कि जो अध्ययन या जो नया विषय या नया अनुशासन हमारे सामने आ रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है,
इसका वर्तमान में क्या योगदान है साहित्य को, या साहित्य जब मैं जी, कह रही हूँ तो जी। संपूर्ण साहित्य की बात कर रही हूँ, या भविष्य में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। आपने स्वयं कहा नेशनल नॉलेज कमीशन की रिकमेंडेशन या नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की स्थापना, ये सब उसी तरह के प्रयास हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि अनुवाद सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन तक सीमित नहीं है। जी। ज़रूरी है कि हम उसके एक पूरे कलेवर को समझें और ये बताएं अपने आने वाले पीढ़ियों को, यह समझाया जाए कि अनुवाद सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा में किए जाने वाला व्यापार नहीं है, अभी तो इसके पीछे एक पूरी संरचना है और उसके पीछे कई सारे कारण हैं जो हम इतिहास में जब उसका अध्ययन करते हैं तो उन चीज़ों को हम साथ साथ जोड़ते हुए चलते हैं। साहित्य के अनुवाद तक सीमित नहीं है, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अनुवाद अध्ययन को लेकर एक मानसिकता बनी रही है कि अनुवाद का संबंध सिर्फ साहित्य से है, लेकिन जब हम आज इसको अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं या पूरे एक अनुशासन के रूप में देखते हैं तो रोज़ चौंकाने वाली चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि यही अनुवाद जिसे आज तक हम क्लासिकल लिटरेचर से लेकर या किसी पल्प लिटरेचर तक, अब तक लिटरेचर के सेंस में उसको हम देखते आ रहे थे, लेकिन जब हम इसको व्यापक परिदृश्य में देखते हैं तो वो कंप्यूटर साइंस, विज्ञान, गणित, लगभग सभी विषयों को कवर करता है। वाणिज्य, प्रबंधन, सभी विषय, आप जी। किसी भी विषय को सच छूता नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जब ऐसे 7,000 भाषाएं जिस विश्व में बोली जा रही हैं, वहाँ ज़रूरी है कि आपस में एक दूसरे संपर्क भी होगा और संपर्क का माध्यम मेरे हिसाब से सिर्फ अनुवाद ही है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अनुवाद को सिर्फ ऊपरी स्तर पर पढ़ा ना जाए, उसके अध्ययन पर विचार किया जाए। इसीलिए अनुवाद अनुशासन के रूप में न केवल इग्नू में, मुझे लगता है आने वाले समय में और यूनिवर्सिटीज़ भी और विश्वविद्यालय भी अपने यहाँ इसे लागू करेंगे, एक नए पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करेंगे। प्रोफेसर सिंह, एक बात उभर करके आई ज्योति चावला जी की बात से कि अगर हम अनुवाद के पीछे के उस व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखें तो जाहिर है कि उसके पूरे फ्लेवर को समझने की आवश्यकता बनती है। आप मानते हैं कि अनुवाद को अध्ययन के रूप में स्थापित करने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण एक पक्ष है एक, और दूसरे ये कि जैसा अभी बात हुई कि अनुवाद केवल दो भाषाओं में एक साधारण सा कोई शाब्दिक व्यापार नहीं है, बल्कि अनुवाद जो है वो दो संस्कृतियों, दो जिसको हम कहें कि दो द्वीपों को, दो महाद्वीपों को, या ऐसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ देता है बहुत सारे पहलुओं से। इस सारे परिप्रेक्ष्य में जो अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ, उसका जो MA अनुवाद अध्ययन जो कार्यक्रम है, इसकी कितनी उपयोगिता रहेगी? हमारा जो विद्यापीठ है वह केवल एक एकेडमिक प्रोग्राम्स तक परंपरागत अर्थ में सीमित नहीं है जी। कारण उसका यह है कि हम अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ अनुवाद के व्यवहारिक पक्ष पर काफ़ी जोर हम इसमें दे रहे हैं। MA का जो कार्यक्रम है इसमें भी सम्मिलित है। उसमें लगभग 64 क्रेडिट्स में 16 क्रेडिट तो प्रोजेक्ट के हैं जी। दूसरी चीज़ यह है कि अनुवाद और दूसरे विषयों में एक फ़र्क ये हो जाता है कि सवाल पूछा जाता है कि कैन यू ट्रेन पोएट्स। अगर कोई आर्ट्स फैकल्टी से कर रहा है जी, तो सवाल है कैन यू ट्रेन पोएट्स, कैन यू मेक पोएट्स। ये सवाल जब अनुवाद अध्ययन के संकाय में पूछा जाता है तो कैन यू ट्रेन ट्रांसलेटर्स। तो हमारे पास बहुत एम्बिग्यूटी नहीं है, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, और वो स्पष्टता ये है कि वी कैन ट्रेन ट्रांसलेटर्स। सो प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग दे आर ऑल्सो important component of this particular program that make it different from other। दूसरी चीज़ ये है कि अनुवाद अध्ययन की मूल प्रकृति में 3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और वो 3 चीज़ें मेथडोलॉजी के स्तर पर शामिल होती हैं। कि एक तो इसकी मेथडोलॉजी जो है वो कंपैरेटिव लिटरेरी मेथडोलॉजी है। तो जैसे कुछ लोग कहते थे कि तुलनात्मक साहित्य का महत्व तो कम हुआ फिर अनुवाद अध्ययन अस्तित्व में आया। मैं तो मानता हूँ दोनों पूरक हैं, समय समय पर उतार चढ़ाव रहते हैं जी। तो एक तुलनात्मक साहित्य की मेथडोलॉजी ज़रूरी होती है। दूसरी जो इसमें मेथडोलॉजी शामिल होती है वो सांस्कृतिक अध्ययन की, कल्चरल स्टडीज़ की मेथडोलॉजी, और तीसरी होती है इंटरडिसिप्लिनरिटी की, अंतर अनुशासनिक अध्ययन। तो हमारा MA का कार्यक्रम जब आप देखेंगे तो इसमें
इन तीनों चीज़ें उसमें हमें बिल्कुल सही ढंग से परिलक्षित दिखाई देती हैं जी। और जिसमें आपके लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है ही, ट्रांसलेशन इन लैंग्वेजेस तो है ही, सिद्धांत और एरियाज ऑफ ट्रांसलेशन के अलावा मास मीडिया, लेक्सिकोग्राफी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इंटरकल्चरल स्टडीज़, पॉलिटिक्स, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रेनिंग एज ट्रांसलेटर, ये सभी इसमें शामिल हैं। और इसलिए ये दूसरे जो कार्यक्रम हैं उनसे ये एक अलग ढंग का स्पेसिफिक निश एरिया का कार्यक्रम जी। हमारे सामने उपस्थित है, जो कि शायद जब विद्यार्थी इसमें जुड़ेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि वो एक ज्ञान के नए क्षेत्र में खुद अपने आप दरवाज़ा खोलकर घुस रहे हैं और फिर उसमें संकुचित नहीं होते हैं, बल्कि उसमें जितना चाहें उतना उड़ भी सकते हैं, उड़ सकते हैं। जी, मैं देख रहा हूँ कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे पास है एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ का जो कार्यक्रम है, जिसमें जैसा अभी प्रोफेसर सिंह ने कहा कि सिद्धांत है, इतिहास है, भाषा विज्ञान और अनुवाद की जो आपसे संबंध है उन पर भी एक कोर्स है। इसके अतिरिक्त जनसंचार है, सांस्कृतिक अध्ययन की भी बात हुई है। इन सब को जब हम देखते हैं तो अनुवाद अध्ययन की प्रासंगिकता मुझे लगता है कि वर्तमान संदर्भ में पहले से और अधिक बढ़ जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम एक मेकिंग ऑफ द नॉलेज या मेकिंग ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें अनुवाद की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? कैसे एक नए ज्ञान का सृजन अनुवाद के माध्यम से हम करते हैं, अनुवाद की इस बहुआयामी भूमिका को अपने सामने रखते हुए? कहा जाता है कि जो कविता है या जो रचनाएं जो लिखी जा रही हैं वो कुछ मौलिक नहीं है, उससे पहले उसे लिखा जा चुका है, उसके अलग अलग शेड्स, अलग अलग वेरिएशन निकल कर सामने आते हैं। अगर आप इस कथन के मूल में जाएं तो इस कथन के मूल में शायद यही है कि जब हम एक ही रचना को बार बार लिख रहे हैं या एक ही चीज़ कई अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने आ रही है तो इसका मतलब है कि उसका जो प्रचार हुआ है या वो उसका जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना हुआ है वो अनुवाद के माध्यम से हुआ है। जहाँ तक अनुवाद की प्रासंगिकता की बात आपने की, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, सर ने भी कहा। इस ज्ञान की सदी में जहाँ हम पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड ना कहकर एक ग्लोबल विलेज, एक विश्व ग्राम कहते हैं, तो ग्राम की संकल्पना हमारे दिमाग में है, ग्राम किस तरीके का होता है। हमने देखा है गाँव में कि एक खिड़की, एक घर, एक झोपड़े के साथ दूसरा घर होता है और उसके बीच में से खिड़की होती है जहाँ घर की बनी सब्जी से लेकर घर की समस्याएं तक आदान प्रदान उनका होता है जी। तो हम उस ग्राम की संकल्पना में पूरे विश्व को रखकर देख रहे हैं, यानी कि एक ऐसी खिड़की है दो देशों के बीच में, दो संस्कृतियों के बीच में, दो समाजों के बीच में, जहाँ धीरे से चुपके से बहुत सारी चीज़ें आर पार हो जाती हैं। तो उसमें अनुवाद की भूमिका का अंदाज़ा हम स्वयं लगा सकते हैं कि यदि मैं यहाँ बैठकर हिंदी में लिख रही हूँ या पंजाबी में लिख रही हूँ और गुजराती पाठक या सिंधी पाठक या अन्य भाषाओं के पाठक उसको पढ़ पा रहे हैं तो अनुवाद की उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो संस्कृतियाँ इधर से उधर जा रही हैं उस संस्कृतियों के यहाँ से वहाँ जाने का माध्यम सिर्फ अनुवाद है। साहित्य पर इसको हम केंद्रित ना करें, इसे एक व्यापक परिदृश्य में देखें तो कोई भी, अगर हम न्यूज़ के चैनल्स की बात करें, आज एक साथ हमारे हाथ में रिमोट होता है और हम पलट पलट कर एक साथ कई चैनल्स देख लेते हैं। एक ही खबर जो दुनिया के किसी कोने में घट रही होती है उसे हम भारत में भी नहीं, उसके छोटे से कस्बे तक में बैठकर देख रहे होते हैं। क्या वो खबर हमें उसी भाषा में प्राप्त हुई थी? ऐसा नहीं है। तो ये न्यूज़ एजेंसीज़ की जो भूमिका है वो इसी अनुवाद पर केंद्रित है, यानी कि जो तकनीक है, मीडिया है, ये वो काम करती है जो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन इनका जो आधारभूत जो आधार है इनका, वो अनुवाद है। तो अनुवाद के माध्यम से ही ये सब चीज़ें, जिसका जो ज्ञान हम यहाँ बैठे पा लेते हैं, वो सब ज्ञान को पाने का माध्यम सिर्फ मेरे अनुसार अनुवाद है और अनुवाद के साथ तकनीक का योगदान है। प्रोफेसर सिंह, आपने अभी एक बात कही थी कि हम ये कह सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो ट्रेन ट्रांसलेटर्स। मैं देख रहा हूँ कि एक हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ट्रेनिंग एज ट्रांसलेटर भी है। तो मुझे लगता है कि जो हम इस कार्यक्रम के पहले पाठ्यक्रम से जब हम बात शुरू करते हैं, सिद्धांत और बीच के जितने पाठ्यक्रम हैं उन सबको हम जब एक तरह से उनका अध्ययन कर लेंगे तो जाहिर तौर पर हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति उभर करके आएगा जो अनुवाद को समझता होगा, अनुवाद के पीछे की पृष्ठभूमि को जानता होगा, उसकी भूमिका को समझता होगा और अनुवाद से जो
एक फ्यूचरिस्टिक जो लाभ होने वाले हैं उनको भी समझता होगा। तो उनको व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए आपने जिक्र किया था प्रोजेक्ट का, तो इसमें किस तरह का कंपोनेंट रहेगा और इससे किस तरह से ख़ास तौर पे हम एक बेहतर अनुवाद और अनुवाद का जो ज्ञाता है उसको बना पाएंगे? जहाँ तक हमारे इस MA के पाठ्यक्रम का सवाल है, इसमें मैं विद्यार्थियों को जो आगे आके जुड़ेंगे जी, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें अपनी जिज्ञासाएं रख रहे होंगे जी। मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि इसमें एक एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह अनुवाद क्या है, अनुवाद का इतिहास क्या है, अनुवाद के सिद्धांत क्या हैं, इसकी चर्चा है, मिलेगी उन्हें। दूसरी चीज़, अनुवाद के अलग अलग क्षेत्र हैं, मीडिया से लेके, बैंकिंग से लेके, कार्यालयीन से लेकर पर्यटन, विज्ञापन से लेके पर्यटन, सभी जिसमें शामिल हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो चीज़ ये है कि इससे अनुवाद की समझ के साथ साथ वे केवल एकेडमिक नहीं बनेंगे बल्कि प्रैक्टिसिंग ट्रांसलेटर बनेंगे, जिससे कि उन्हें नौकरी से लेकर पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इट विल क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज़ एंड रिसोर्सेज फॉर वंस ओन सेल्फ। इसलिए अनुवाद की ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है, तो ट्रेनिंग सैद्धांतिक रूप से मिलेगी हमें अनुवाद की व्यूह रचना या स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रांसलेशन, हमारा जो कंपोनेंट है उसमें जी। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि अनुवाद की जो पद्धतियाँ हैं वे बदलती रहती हैं, डिस्कोर्स टू डिस्कोर्स। ट्रेनिंग वहाँ पर मदद करती है। हाउ वन शुड इक्विप वन सेल्फ विद द स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रांसलेशन, उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है या उनका जो व्यवहार है, वो हमारे जो प्रोजेक्ट वर्क विद वाइवा वोसी उसमें मिलेगा, जिसमें कि हम कई सारे विषयों को और टेक्स्ट को इकट्ठा करके रखेंगे। असाइनमेंट में भी हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है जी। तो जब विद्यार्थी अनुवाद करेंगे और अध्यापकों के पास देंगे, जिनमें अध्यापकों के साथ साथ हमारे पास दूसरे और एक्सपर्ट शामिल होंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारा जो युवा वर्ग या जो भी विद्यार्थी समूह जी इसमें शामिल होगा, वो एक अच्छा अनुवादक बनकर भी निकलेगा। जी। डॉक्टर चावला, विद्यापीठ के कुछ और कार्यक्रम भी पहले से ही विद्यार्थियों के लिए हैं, उनका भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा संक्षेप में आप परिचय दे दें। जी, MA अनुवाद अध्ययन पर तो हमने लंबी बात कर ली। उसके अलावा हमारा विद्यापीठ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें PhD इन ट्रांसलेशन, MPhil इन ट्रांसलेशन स्टडीज़, PGDT प्रोग्राम यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। जी, ये कार्यक्रम हमारे स्कूल का ही नहीं, मुझे लगता है कि लगभग इस कार्यक्रम की भूमिका बहुत बड़ी है। जितने भी सरकारी नौकरियों में ट्रांसलेटर्स की जो नौकरियां हैं, उसमें इसकी खास तौर पर मांग की जाती है। तो एक अच्छा कार्यक्रम है, उसमें हर साल हमारे यहाँ बड़ी संख्या में प्रवेश लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास कार्यक्रम है PG CBST यानी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मलयालम हिंदी ट्रांसलेशन, जिसके माध्यम से हम 2 भाषाओं में अनुवादकों को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। जी। इसके अलावा MPhil और PhD कार्यक्रम भी जी, PhD और MPhil कार्यक्रम, जी मैंने जैसे शुरू में कहा, हमारे स्कूल से कई अलग योजनाएं हैं जो भविष्य में ज़रूर सार्थक भी होंगी, लेकिन उन नई योजनाओं के साथ हम अगले फिर से किसी और कार्यक्रम में विस्तृत चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि अनुवाद एक ऐसा विषय है जिसको जितना परखा जाए, जिसमें जितने गहरे से जाया जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें और गहराई बनी रहती है। बहरहाल आज के इस सीमित समय में प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी आपका और डॉक्टर ज्योति चावला आपका बेहद शुक्रिया। अनुवाद की संकल्पना को लेकर के, उसकी ऐतिहासिकता को लेकर के और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता और अनुवाद अध्ययन क्यों अनिवार्य हो गया है आज के परिवेश में, इस पर आपने अपने विचार रखे। आपका बहुत शुक्रिया।